नमस्कार, जय हिंद। मैं राजीव शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख रहे हैं, पिछली क्लास में देख रहे हैं, मैथ प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है चैनल के माध्यम से। क्योंकि कुछ परिस्थितियों के चलते हम आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं और जिन तक हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें हम ऑनलाइन माध्यम से कुछ देना चाह रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो दिल्ली पुलिस से संबंधित है, क्योंकि बच्चों की विशेष रिक्वायरमेंट आ रही है। अभी केंद्र में केवल एक ही वैकेंसी है जो है दिल्ली पुलिस की। हालांकि वैकेंसी तो और भी हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए विशेष बैच बनाया गया है, जिसमें आज से हम आपके लिए जीएस स्टार्ट कर रहे हैं, जनरल स्टडीज। और उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक आपके जितने भी दिल्ली पुलिस में जो भी चीजें पढ़ती हैं, यानी कि जो भी विषय दिए हुए हैं दिल्ली पुलिस के सिलेबस में, वो सभी क्लियर कर देंगे। चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली पुलिस। हमारी जो क्लास है वो दिल्ली पुलिस के बारे में है। तो सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस के बारे में जान लेते हैं कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसके विषय में हम कितना जानते हैं। सबसे पहले हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है और उसके बारे में जानना हमें सबसे पहले बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। और दिल्ली में जो शब्द जुड़ा हुआ है दिल्ली, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है, एक ऐसा महत्वपूर्ण नाम है जिसे हमारे भारत से लेकर पूरा विश्व जानता है, क्योंकि ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है प्राचीन काल से ही। विशेष अलग अलग प्रकार से अलग अलग राजा यहां पर आए जिन्होंने रूल किया, और रूल कहां से किया? दिल्ली से। तो आज हम दिल्ली की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां भी रही हैं पहले से ही, और दिल्ली किस प्रकार से कैसे कैसे विकसित हुई और कैसे आज की नई दिल्ली बन गई है। तो आइए अपने विषय पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम दिल्ली के बारे में बात करते हैं कि दिल्ली का इतिहास क्या रहा है। दिल्ली के बारे में टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ। सभी बच्चे जानते हैं कि दिल्ली को महाभारत काल में भी इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। जो भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा उन सबको मैं यहीं पे याद करा दूंगा। सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपस में और सारी चीजों को मैं यहीं पर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसका इतिहास और उसका भूगोल क्या रहा है वो हम सभी क्लियर कर लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? दिल्ली की। और दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और ऐसा कहा गया है किसमें? वेद में भी कहा गया है और महाभारत में भी कहा गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली को प्राचीन, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। ध्यान देंगे इधर, जैसे ही चीजें आगे चली, लगभग 800 बीसी के आसपास की ये बात है, जिसको ईसा पूर्व भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे चीजें निरंतर आगे बढ़ती रही, उसी के साथ साथ में दिल्ली में भी परिवर्तन होते रहे। बताया जाता है कि 300 ईस्वी के आसपास लगभग मौर्य शासन भारत में आया। कौन सा शासन भारत में आया? मौर्य शासन भारत में आया, ठीक है। और हम देखेंगे कि मौर्य शासन, आप सभी जानते हैं, जो रूल करने वाला था मौर्य शासक, सबसे पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो किसकी सहायता से राजगद्दी पर बैठा था? यह भी सभी जानते हैं, चाणक्य की सहायता से राजगद्दी पर बैठा था। आखिरी शासक जो नंद वंश का था, घनानंद, उसको हराकर इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसने दिल्ली का आधुनिकीकरण किया, यानी कि दिल्ली को थोड़ा सा आधुनिक बनाया। किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद निरंतर चीजें चलती रही और हम बात करेंगे कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक,
यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताइए दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, क्योंकि दिल्ली में समय समय पर चीजें बदलती गई। पहले हिंदू शासक रूल करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे वन बाय वन करके मुस्लिम शासक दिल्ली में एंट्री करते रहे और उन्होंने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1526 तक, फिर 1526 में एक नई डायनेस्टी आ जाती है, एक नया वंश आ जाता है जिसे कहते हैं क्या, मुगल वंश। हम सभी जानते हैं कि मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 तक चलता है, लेकिन 1707 के बाद में भी वो 1857 तक चलता है। 1857 में अंग्रेज यहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर देते हैं और 1857 से सभी जानते हैं कि हमको आजादी कब मिली, 1947, और 1947 तक अंग्रेजों का यहां पर वर्चस्व रहा और उसके बाद आज भारत की जो बागडोर है वो हमारे हाथ में है। हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बताइए कौन था। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो कौन था, पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, राय पिथौरा। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि बताइए राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता था, पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, किस वंश से था, चौहान वंश से था। अब ये हमने यहां पर जो लिखा है, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि इन्हीं के शासनकाल में इनका एक दरबारी कवि हुआ है जिसका नाम क्या था, चंदवरदाई। हाँ, जिसका नाम था चंदवरदाई, और उसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। उसने लिखा पृथ्वीराज रासो। कहा जाता है इतिहास में कि चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत अच्छा मित्र था। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में कोई भी ऐसी बात लिखी जाए जो इतिहास में आगे चलकर उनकी छवि को नीचा दिखाए। तो उसने बहुत बातें ऐसी लिखी जो केवल और केवल चौहान वंश से ही संबंध रखती हैं, केवल और केवल राजपूत वंश से ही संबंध रखती हैं। इसीलिए यहां पर इसका जिक्र आया है कि दिल्ली के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, उनके एक दरबारी कवि हुए हैं जिनकी पुस्तक का नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंदवरदाई ने लिखा कि लगभग भारत में 900 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक तोमर वंश ने शासन किया। किस वंश ने शासन किया, तोमर वंश ने शासन किया। और इन्होंने कहा कि तोमर वंश ही आगे चलकर चौहान वंश में बदल गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो उनके पैतृक थे, उनके पुराने वंशज थे, वो किस वंश से संबंध रखते थे, हाँ, तोमर वंश से, यानी कि राजपूत वंश से वो संबंध रखते थे। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में बताया कि तोमर वंश का एक महान शासक हुआ है जिसका नाम क्या है, अनंगपाल। क्या नाम है, अनंगपाल। और अनंगपाल ने दिल्ली में लाल कोट की स्थापना की, लोह स्तंभ की स्थापना की, जिसी के कारण दिल्ली को विशेष दर्जा मिल पाया। तो अनंगपाल का जिक्र मिलता है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। कौन से वंश से था, तोमर वंश से था। पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है, चंदवरदाई की। चंदवरदाई किसके दरबारी कवि हैं, पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम शासक हैं कहां के, दिल्ली के। तो ये प्रश्न जो एक एक करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं इनको दोबारा से एक बार रिपीट कराता हूं, आपको ध्यान से सुनना है। हमने सबसे पहले बात की हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। हिस्ट्री दिल्ली के बारे में बात की, तो दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बताइए दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, इंद्रप्रस्थ। कहां से मिलता है, महाभारत में मिलता है, कहा जाता है युधिष्ठिर के लिए था। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 300 ईस्वी में मौर्य शासन हुआ है भारत में, मौर्य डायनेस्टी, जिसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हें श्रेय जाता है दिल्ली के आधुनिकीकरण का, दिल्ली को उन्होंने आधुनिक बनाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान। उन्हीं के दरबार में उन्हीं क्या कहा जाता था, राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था। यानी कि यह प्रश्न पूछा गया है एक बार परीक्षा में कि बताइए राय पिथौरा के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। आगे हम बढ़ते हैं कि चंदवरदाई किसके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज के।
उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। उसमें किनका जिक्र किया गया है? तोमर वंश का। उसका मुख्य शासक कौन था? अनंगपाल। और उसने दिल्ली में स्थापना की किसकी? लाल कोट और लोह स्तंभ की। किसकी? कहां पर की? मेहरौली में। ये 4-5 प्रश्न बनते हैं इससे परीक्षा में, जो पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा स्थान है जिससे अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और खासकर हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ दिल्ली के बारे में पूछा जाएगा, और जो हमको जानना बहुत जरूरी है। और हमको नॉलेज होनी चाहिए कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं या जिस देश में हम रहते हैं उसकी जो मुख्य राजधानी है दिल्ली, और उसी के नाम से दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, तो उसकी जो हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पूरी 0 से लेकर 100 तक नॉलेज होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि इतिहास में एक अभिलेख मिलता है, एक अभिलेख इतिहास में मिलता है जिसे कहा जाता है उदयपुर अभिलेख। उदयपुर का अभिलेख, उदयपुर अभिलेख। उदयपुर अभिलेख मिलता है आर्कियोलॉजिकल विभाग को, जिसको भारतीय पुरातात्विक विभाग कहते हैं, जो उन चीजों को इकट्ठा करता है जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसी चीजें जो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताते हैं कि क्या चीजें पहले इतिहास में किस तरीके से राजाओं ने अपना राज किया, किस किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से वो शासन को चलाते थे। वो सारी व्यवस्थाएं हमें शिलालेखों और अभिलेखों के माध्यम से ही पता चलती हैं। ठीक है, जैसा कि अशोक महान के अभिलेख हैं, ठीक है, उनके माध्यम से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं। एक अभिलेख प्राप्त हुआ उदयपुर, जिसमें जिक्र मिलता है किसका? दिल्ली का। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए दिल्ली का सर्वप्रथम जिक्र जो मिलता है वो कौन से अभिलेख के द्वारा मिलता है? उदयपुर अभिलेख के द्वारा। ठीक है, जैसे हाथी गुम्बा अभिलेख है और उसी में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है, इसी प्रकार से अभिलेखों के माध्यम से ही इतिहास का पता चलता है। तो हम बात कर रहे हैं अभिलेख मिला उदयपुर, जिसमें कहां का जिक्र किया गया है? दिल्ली का जिक्र किया गया है। दिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और दिल्ली में चौहान वंश, जो मैंने आपको बताया था, चौहान वंश आ गया। लगभग कौन आ गया? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान आ गए, और जो दिल्ली के कौन थे? अंतिम शासक थे। और कहा जाता है कि यहीं पर एंट्री होती है किनकी? मुस्लिम तुर्क। मुस्लिम तुर्कों की यहां पर एंट्री होती है, जो अफगानिस्तान, तुर्किस्तान और वहां के आसपास के क्षेत्र को मिलाकर बनता है। वहीं से वो एंट्री करते हैं कहां पर? भारत में। और भारत में एंट्री होती है मुस्लिम तुर्कों की, और वहां पर कौन सी डायनेस्टी चलती है? चौहान वंश। और चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान। यहां पर एंट्री हो जाती है। उससे पहले भी सुबुक्तगीन, अल्पतगीन करके कई सारे राजा आते हैं, लेकिन हम मुख्य के बारे में बात करेंगे। यहां पर एंट्री होती है किसकी? मोहम्मद गोरी की, क्योंकि जिसने यहां पर लड़ाई की और जिसने यहां पर दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में ले लिया, हम उसकी बात करेंगे। हालांकि इससे पहले महमूद गजनवी भारत में आ गया था, जिसने 1001 से लेके 1027 तक यहां पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें उसका सबसे फेमस आक्रमण था गुजरात में स्थित सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की, क्योंकि उसका संबंध है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और किससे है? दिल्ली से। क्योंकि बाकी राजा तो यहां पर धन संपत्ति को लूट कर ले जाना चाहते थे, यहां से जितना ज्यादा हो सकता था धन इकट्ठा करा और अपने देश चले गए। लेकिन ये ऐसा नहीं था, इसने यहां से धन भी लूटा, संपत्ति भी लूटी, युद्ध भी जीता और यहीं पर बस गया। और यहीं से स्टार्ट होता है क्या? मुस्लिम साम्राज्य। मोहम्मद गोरी की एंट्री जो होती है भारत में, सबसे पहले गुजरात की तरफ होती है, और गुजरात में एक युद्ध होता है। गुजरात में एक युद्ध होता है जो भीमदित्य के साथ होता है। किसके साथ होता है? भीमदित्य के साथ। लगभग 1178 ईस्वी में। कब होता है? 1178 ईस्वी में। भीमदित्य गुजरात का शासक था, और इसी का दादा भीम प्रथम, जिसने सोमनाथ का मंदिर का निर्माण कराया था, कहां पर? गुजरात में। ठीक है, भीमदित्य
के साथ में युद्ध होता है किसका? गौरी का, और जिसमें गौरी क्या हो जाता है? हार जाता है। गौरी हार जाता है, लेकिन हारने के बाद हमारे जो भारतीय शासक थे वो थोड़े उदार प्रवृत्ति के थे। अगर उनके सामने रिक्वेस्ट करते थे या कहते थे कि जी इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार हम इधर नहीं आएंगे, और ऐसा ही हुआ। गौरी भीमद्वितीय से हार गया 1178 में, और भीमद्वितीय ने इसका पीछा किया, और पीछा करते करते कहां पहुंच गया? राजस्थान। कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया बच्चों? राजस्थान। और राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू की पहाड़ियां पड़ती हैं, माउंट आबू। और माउंट आबू का एक सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। यह प्रश्न भी पूछा गया है परीक्षाओं में कि बताइए गुरु शिखर कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? राजस्थान में। कौन सी पहाड़ियों पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू पर पड़ता है। कौन सा पर्वत? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। अगर जिक्र आया था राजस्थान का और जिक्र आया था माउंट आबू का, जिस पर पकड़ लिया था भागते हुए मोहम्मद गौरी को, किसने? भीमद्वितीय ने, तो हमने जिक्र किया गुरु शिखर, जो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी ऊंचाई कितनी है? मैं ऊपर लिख देता हूं, अगर यहां से दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। किसकी? गुरु शिखर। कहां पड़ता है? बताओ। गुजरात में पड़ता है। नहीं, कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे कैसे चीजें बदलती चली गई, कैसे कैसे हिंदुओं के हाथ में से शासन मुस्लिमों के हाथ में चला गया। कुछ ऐसे राजा पहले से ही हुए हैं, प्राचीन काल से ही, जो अपनी ही बात को दूसरे राजाओं को बता देते थे, उनका अच्छा बनने के लिए, उनकी सहानुभूति पाने के लिए, और वही आगे चलकर घातक बन जाती थी। ऐसा ही प्राचीन काल से होता हुआ आ रहा है। तो होता क्या है कि हारने के बाद 1178 में गौरी हारने के बाद दोबारा से भारत आता है, और दोबारा से भारत आकर 1191 में युद्ध करता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य होता है बालको? किस किस के मध्य बच्चों? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। कब होता है? 1191 में। लेकिन ये उसका पहला युद्ध नहीं था। पहला युद्ध हो गया था कब? 1178 में। किसके खिलाफ? भीमद्वितीय के। कहां का शासक था? गुजरात का शासक था। ठीक है। इसी के दादा भीम प्रथम ने निर्माण किया था किसका? सोमनाथ के मंदिर का, जिसको लूटा था किसने? महमूद गजनवी ने। कब लूटा था? 1025 ईसा में। तो हम बात कर रहे हैं कि दोबारा से गौरी भारत में एंट्री करता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के मध्य? गौरी के और पृथ्वीराज के मध्य है। किस किस के मध्य? गौरी के और पृथ्वीराज के मध्य। फिर से वही कंडीशन होती है, गौरी युद्ध हार जाता है, और पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के शासक थे और हिंदू शासक थे, वो युद्ध जीत जाते हैं। होता यही है कि गौरी को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन गौरी पहले से ही वो अपनी आदत से मजबूर था, पैरों में लेट जाता है और कहता है कि जी इस बार बस छोड़ दो, गलती हो गई है, आज के बाद भारत में कभी नहीं, भारत की तरफ को कभी मुंह करके भी नहीं सोऊंगा, बस इस बार छोड़ दो। और उदार प्रवृत्ति के लोग, उदार प्रवृत्ति के राजा, जैसा कि भीमद्वितीय ने गलती की थी, ऐसी ही गलती कर दी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। और वो गलती आगे चल के घातक बनेगी, हम बताएंगे कैसे बनेगी। तो हम बात कर रहे हैं 1191 में युद्ध हारा गौरी, और पृथ्वीराज ने इसको फिर से छोड़ दिया। अब छोड़ने का कारण यह हुआ कि अगले ही वर्ष 1192 में गौरी तो युद्ध नहीं जीत सकता था, तो गौरी को जरूरत थी ऐसे व्यक्ति की जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसको बता दे कि आखिरकार कैसे, किन किन बातों को मैं फॉलो करूं जो पृथ्वीराज को मैं हरा सकूं, क्योंकि अपने आप में पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। तो हम बात कर रहे हैं कि 1192 में उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश जिसके हम निवासी हैं, वहां पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कन्नौज। कौन सा जिला है? और कन्नौज में ही एक वंश था जिसका नाम था परमार वंश। कौन सा वंश? परमार वंश। और परमार वंश का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। अब देखिए,
चीजें किस प्रकार से क्लियर हो रही हैं। तराइन का प्रथम युद्ध हार जाता है गोरी, लेकिन मिलता किससे है? जयचंद से। और जयचंद की अगर नाम आया है तो हम जयचंद के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में परमार वंश का एक राजा था जिसका नाम था जयचंद, और जयचंद की ही पुत्री थी संयोगिता। थोड़ी सी एक कहानी के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। संयोगिता से प्रेम करता था कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की शादी उससे नहीं हो पा रही थी, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जयचंद नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान उससे शादी करे, लेकिन हुआ यह कि एक टाइम पर जैसे ही स्वयंवर हो रहा था संयोगिता का, तो पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होती है और फिल्मी स्टाइल में पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठाते हैं और घोड़े पर बैठाते हैं और फिर ले जाते हैं। सारा कुछ फिल्मी स्टाइल में हो गया, मामला खराब हो गया। होता ही हुआ ये कि आगे चल के संयोगिता को तो वो उठा लाते हैं, लेकिन जयचंद को ये बात अच्छी नहीं लगती और जयचंद बन जाता है फिल्म का क्या? विलन। और आप जानते हैं कि विलन जब इकट्ठा हो जाते हैं तो हीरो पर क्या होते हैं? भारी पड़ जाते हैं। अभी तक तो हीरो गर्दी थी, चलिए जैसे भी थी, बहरहाल हमारे वॉरियर हैं वो इतिहास के, लेकिन एक कहानी के तौर पर हम थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जयचंद मिल गया जाकर किससे? मोहम्मद गोरी से, और सारी कहानी बताई। और मोहम्मद गोरी को तो पहले से ही इसका इंतजार था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो किसी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हरा दे। ऐसा ही हुआ कि अगले ही वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं मैं। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, कब होता है? 1192 में। और उसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? पृथ्वीराज हार जाता है, और हारने के बाद दिल्ली में शासक हो जाता है किसका? गोरी का। गोरी दिल्ली में आ जाता है, गोरी की नींव दिल्ली में जम जाती है। अब जब मेन मुख्य रूलर मारा गया, पृथ्वीराज चौहान मारा गया, तो दिल्ली में उसको रहने से कौन रोक सकता था? तो जयचंद जो था, जयचंद समझ रहा था कि अब मैं इसका प्रिय बन चुका हूं, अब मुझे और छोटे मोटे राज्यों का ये कार्यभार सौंप देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 2 वर्ष बाद 1194, कब? 1194 में एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। और चंदावर के युद्ध में जयचंद की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और जयचंद की हार होने के बाद 1194 में वास्तविक रूप से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है किसका? मोहम्मद गोरी का। और मोहम्मद गोरी दिल्ली में पहली कुतुब उल मस्जिद का निर्माण करता है, 2.5 दिन के झोपड़ा और बहुत सारी चीजें, और दिल्ली पर पूर्ण अधिकार हो जाता है किसका? किसका हो जाता है बच्चों? गोरी का। और यहीं से शुरू होती है मुस्लिम डायनेस्टी। और उसी के बाद इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में दिल्ली का शासक बनता है और गुलाम वंश की नींव रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे, और मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पहले गुलाम वंश आ जाता है दिल्ली में, जिसका शासन चलता है। दिल्ली सल्तनत की हम बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे। जो 1206 से लेकर 1526 तक चलती है। दिल्ली सल्तनत के हम बारे में बात कर रहे थे, हमने दिल्ली के इतिहास के बारे में बात की, किस किस प्रकार से दिल्ली को जाना जाता था, कैसे कैसे कौन कौन रूलर भारत में आए, उन्होंने दिल्ली में अपनी सत्ता को स्थापित किया। अब हम आगे चलते हैं, इधर ध्यान देंगे। दिल्ली सल्तनत का समय कब से कब तक रहा है, बताओ जरा? 1206 से 1526। अब देखिए ये दोनों तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। 1206 में स्टार्ट होता है गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश होता है, जिसे बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, यानी कि गुलाम वंश। और उसी के बाद में 1526 तक चलता है। क्यों? क्योंकि 1526 को आ जाता है यहां पर मुगल वंश। कौन सा वंश आ जाता है? मुगल वंश। और मुगल वंश बाबर आता है, और बाबर यहां पर एक दूसरी सत्ता को समाप्त कर नई सत्ता स्थापित कर देता है, जिसे क्या कहा जाता है? मुगल वंश। और मुगल में बाप, और उसके बाद उसका बेटा, और बेटे के बाद बेटा, और बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरीके से वो रूल करते हैं 1526 से लेकर 1707 तक।
1707 इसलिए हमने नोट किया है, अंडरलाइन किया है, क्योंकि 1707 में यहां 1526 में बाबर आता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ये जो मुगल वंश है ये थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। लेकिन कहते हैं कि बड़ी जो चट्टान होती है वो धीरे धीरे टूटती भी काफी समय ले लेती है। समझ गए? ये एक बड़ी चट्टान थी, भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हुई थी और दिल्ली में से ही पूरे भारत को कंट्रोल कर रही थी। इसीलिए ये इतनी बड़ी चट्टान थी कि 1707 में से ढहते ढहते ये 1857 तक पहुंच गई। लगभग कितने साल? 150। अब आप लगा सकते हैं अनुमान कि इनका कितना वर्चस्व भारत में रहा होगा। मुस्लिम साम्राज्य की उस समय क्या स्थिति भारत में रही होगी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, एंड राइज ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि कैसे कैसे डिक्लाइन होता है, ढलता हुआ मुगल काल और ढलने के साथ साथ नए राज्यों का उदय। ठीक है, जैसे अवध, जैसे बंगाल, जैसे मराठा साम्राज्य, वो हम सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और हम आगे आपको बताएंगे। 150 साल बाद 1857 को यह महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि यहां पर होती है पहला क्या? विद्रोह, जिसे कहा जाता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। कौन सा? स्वतंत्रता संग्राम। तो बताओ मुझे, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 को ही खत्म होता है कौन सा काल? मुगल वंश। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। यहां से प्रश्न बनता है कि बताइए, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था, या दिल्ली में किसका शासन था? मुगल का शासन था। और मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसने विद्रोह में साथ दिया था और अंग्रेजों का बुरा बन गया था और अंग्रेजों ने उठाकर उसको जेल में डाल दिया था। कहां की? रंगून की जेल में। अब 1857 से चीजें बदल जाती हैं, दिल्ली के बारे में विशेष चीजें बनने लगती हैं, क्योंकि दिल्ली अब हाथ में आ जाती है किसके बच्चों? अंग्रेजों के हाथ में। और अंग्रेजों के हाथ में दिल्ली आ जाती है और इसी यहीं से शुरुआत होती है 1861 में दिल्ली पुलिस की। किसकी? दिल्ली पुलिस की, जिसके लिए आप सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जिसके लिए हम बैच स्टार्ट किए हैं और जिसके लिए हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट होता है 1861 में से क्या? दिल्ली पुलिस की स्थापना। अब यहां पर एक छोटा सा जानकारी मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मुगल आए उनसे पहले दिल्ली सल्तनत में अलग अलग राजा आए, अलग अलग रूल किया उन्होंने। सबसे पहले 1297 ईस्वी में दिल्ली में एक कोतवाल की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम था मलिक उल उमरा फखरुद्दीन। ये एक सामान्य जानकारी है, परीक्षाओं में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की नींव डली। दिल्ली में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि पुलिस विभाग, इंस्पेक्टर या उसके बाद डीजीपी या कोई ऐसी, केवल एक संपूर्ण दिल्ली के लिए कोतवाल नियुक्त कर दिया और उस कोतवाल का नाम था मलिक उल उमरा फखरुद्दीन। अलग अलग समय पर वो कोतवाल चेंज होते रहे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खजनफर खां, उसके बाद में अलग अलग। वो इतने विश्वास पात्र कोतवाल थे राजाओं के कि राजा जब कहीं युद्ध पर जाते थे तो दिल्ली की चाबी, जो दिल्ली की सत्ता थी, उसको बोल जाते थे कि युद्ध में जो भी व्यक्ति जीत कर आएगा वही दिल्ली का शासक होगा। और कोतवाल किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था, वही पूरी दिल्ली को देखता था। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताता हूं और पूछता भी हूं कि जब 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, पहली क्रांति हुई जिसकी कूच हो गई थी पश्चिम बंगाल से, ठीक है, और जो 10 मई को आ गई थी मेरठ और 11 मई को दिल्ली, और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में उसका नेतृत्व हमारे देश के अलग अलग सिपाहियों ने किया, अलग अलग नेताओं ने किया। हालांकि वो सफल नहीं हो पाई थी, कुछ कारण रहे थे उसके। लेकिन हम बात करेंगे कि 1857 में जब विद्रोह हुआ उस समय दिल्ली का कोतवाल कौन था? तो उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके फादर का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू। और उनके फादर का नाम पंडित गंगाधर नेहरू। वो उस समय 1857 में क्या थे? कोतवाल थे। कहां के कोतवाल थे?
दिल्ली के कोतवाल थे। समझ गए? दिल्ली के कोतवाल उस समय थे कौन? पंडित गंगाधर नेहरू, जो किसके दादा थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1857 के बाद तो अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आ गई। 1861 में दिल्ली पुलिस की उन्होंने स्थापना कर दी। पहली एफआईआर भी तभी लिखी गई। पास के ही गांव में, दिल्ली में जो गांव थे, वहां से एक हुक्का चोरी हो गया एक महाशय का, और उनके ही कुछ चांदी के बर्तन चोरी हो गए। अब उन्होंने देखा कि नए नए अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई है, नए थाने का निर्माण हुआ है, वो लिखवाने पहुंच गए अपनी रिपोर्ट। और पहली एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसकी लिखवाई गई? हुक्का चोरी और बर्तन चोरी होने की। कमाल की बात है। आजकल कोई नहीं जाएगा हुक्का चोरी के लिए, वरना उल्टी ही उसे अंदर डाल देंगे कि हमारे पास इतना समय है। जब आप लोग दिल्ली पुलिस में चले जाओगे, हुक्का चोरी की अगर कोई रिपोर्ट लेकर आएगा तो क्या रिपोर्ट लिखोगे? नहीं। हाँ, वैसे लिखनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो 1861 के बाद दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में आ गई, दिल्ली पुलिस की स्थापना हो गई, और 1857 से हम आ जाते हैं 1911। और 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी जॉर्ज की शादी हो रही थी। उसी के लिए तीसरा दिल्ली दरबार भारत में लगा हुआ था, और दिल्ली दरबार के मौके पर ही 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो यहां पर प्रश्न घोषित किया गया, और इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? उससे पहले कहां पर थी? कहां पर थी? कलकत्ता में। उससे पहले कहां थी? कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में ही सबसे पहले राजधानी नियुक्त की थी। लेकिन उसी के बाद 1911 में कलकत्ता से हटाकर राजधानी बनाई कहां? दिल्ली बनाई। और इस प्रकार से दिल्ली का आधुनिकीकरण निरंतर बढ़ता चला गया। और फिर 1911 के बाद हम आ जाते हैं कब? अब हम बच्चों आते हैं 1911 से 1947 के बाद। हम सभी जानते हैं कि हमको क्या मिल गई? हम आजाद हो गए, यानी कि देश स्वतंत्र हो गया, भारत को आजादी मिल गई। ठीक है? और भारत की सत्ता किसके हाथ में आ गई? भारतीयों के हाथ में आ गई। अब ना ही तो यहां पर अंग्रेज थे, ना ही मुस्लिम रूलर थे, और ना ही कोई अन्य देश का कोई रूलर था। भारत की बागडोर भारतीयों को दे दी गई और कहा कि अब आप अपने हिसाब से इसको आगे बढ़ाएं। भारत के हाथ में आ गया, और भारत ने 1956 में दिल्ली को यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश? जिसको कहा जाता है क्या? यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र के अंतर्गत काम करती है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को कब बनाया गया? 1956 में। याद रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1956 के। धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। तो संविधान में एक संशोधन होता है जिसका नाम है 69वां संविधान संशोधन 1991। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 की दिल्ली पुलिस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है इससे कि बताइए दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई? यानी कि दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी होते हुए, केंद्र शासित प्रदेश होते हुए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 69 विशेष राज्य का दर्जा 69वें संविधान संशोधन। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में दूसरा प्रश्न बनता है कि बताइए वह दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 1956 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 में। कब बनाया गया? 1911 में। ठीक है। और तीसरा प्रश्न बनता है कि बताइए दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कब की गई? 1991 में। कौन सा संविधान संशोधन? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन। और ठीक एक साल बाद और अगला संशोधन होता है कौन सा? 70वां संविधान संशोधन 1992 में
दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में शामिल किया गया। दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव से। राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में दिल्ली और एक और दूसरी यूनियन टेरिटरी है पांडिचेरी, जिसके 4 जिले हैं, यमन, माहे, कराईकाल और तीसरा और चौथा पांडिचेरी। ठीक है, इन दो को, जो दोनों यूनियन टेरिटरी थी, एक दिल्ली और दूसरी पांडिचेरी, इन दोनों को 70वां संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में शामिल किया गया। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली में विधानसभा की स्थापना कब हुई? 69वां संविधान संशोधन, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो बताओ वर्तमान में दिल्ली के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं? कितनी हैं? 70। विधानसभा सीटों की संख्या दिल्ली में कितनी है? 70। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, और वर्तमान की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के बारे में कुछ मुख्य बातों पर हम ध्यान देंगे कि बताइए, जनरल सी बातें करंट अफेयर्स में भी पूछी जा सकती हैं कि बताइए दिल्ली में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो हम दिल्ली की बात करेंगे, और दिल्ली में अगर हम सीएम की बात करें तो कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और बताएं उप सीएम कौन है, यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। मनोज नहीं, मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। हाँ, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चीफ कमिश्नर कौन है। चीफ कमिश्नर वर्तमान में कौन है? तो इनका नाम है अजय कुमार देव, और ये आईएएस बैच के व्यक्ति हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में दिल्ली में जो प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं, दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा की 70 सीटें हैं। क्लियर हो गया? यही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताइए दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश एसआई में भी प्रश्न पूछे गए हैं कि बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा की भी पूछी जाती हैं। तो इसी प्रकार से परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सामान्य जानकारी है जो हमको होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमने बात की थी 1947 की, जैसे भारत आजाद होता है, और 1948 में, यानी कि पर्दे के दूसरी तरफ दूसरी चीजें घटित हो रही हैं। 1948 में दिल्ली पुलिस का पहला महानिदेशक नियुक्त किया जाता है। किसे नियुक्त किया जाता है? महानिदेशक DW मोहरा। अब यहां पर एक विशेष बात यह है कि 28 फरवरी को नियुक्त किया जाता है। कौन सी तिथि को? 28 फरवरी। और इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। क्योंकि जिसके हम तैयारी कर रहे हैं, जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं, या जिस भी हम भर्ती कह लीजिए, या जिसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि उसकी स्थापना कब हुई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए दिल्ली पुलिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। 28 फरवरी 1948। कारण क्या है? दिल्ली में महानिदेशक, यानी कि कह सकते हैं कि दिल्ली के कमिश्नर, एक तरीके से दिल्ली के मुख्य व्यक्ति पुलिस के नियुक्त किए गए, जिनका नाम क्या था? DW मोहरा। और यहीं से चीजें बदलती रहती हैं। और अब हमने बात की दिल्ली की, कि दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, दिल्ली में आप जानते हैं कि भाग 5 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, जो 124 से लेकर 147 तक संविधान के आर्टिकल में वर्णित किया गया है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है।
जो 1937 में संघीय कोर्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 के बाद उसे 50 में 28 फरवरी के आसपास 1950 में उसको सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा दे दी गई। भारत का एक ऐसा आजाद कोर्ट जो भारत का सबसे सुप्रीम कोर्ट होगा, सबसे सुप्रीम मतलब सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें सामान्य जानकारी पर हम सभी को पता होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्थापना कब हुई? 1948। वर्तमान में अब चीजें आएंगी कि वर्तमान में दिल्ली का चीफ कमिश्नर या दिल्ली पुलिस के मुख्य व्यक्ति कौन है, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। एस.एन. श्रीवास्तव वर्तमान में कौन है? एस.एन. श्रीवास्तव। एस.एन. श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के डीजीपी हैं। कौन है? डीजीपी। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अमूल्य पटनायक का। अमूल्य पटनायक का। ठीक है, दिल्ली के सबसे पहले मुख्यमंत्री ब्रह्मप्रकाश। दिल्ली की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, जो किससे थी? बीजेपी से थी। ब्रह्मप्रकाश आईएनसी से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद लगातार, या कह लीजिए लगातार तो नहीं बनी, लेकिन 3 बार जो महिला मुख्यमंत्री बनी है वो कौन बनी है? शीला दीक्षित। ठीक है, वर्तमान में आप जानते हैं, ये चीजें हमने पहली बताई। वर्तमान में कौन है? अरविंद केजरीवाल। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ब्रह्मप्रकाश। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। या दिल्ली में लगातार, या दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री कौन रही है? शीला दीक्षित। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो सामान्य जानकारी के तौर पर हमने तुम्हें बताई कि सबसे पहले दिल्ली की शुरुआत कहां से हुई, दिल्ली को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, भारत की राजधानी कब बनाया गया, राष्ट्रपति के चुनाव क्षेत्र में कब शामिल किया गया, कौन से संविधान संशोधन में किया गया, और कौन से संविधान संशोधन में विधानसभा की स्थापना हुई, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। पुलिस की स्थापना दिल्ली पुलिस की सबसे पहले कब हुई? 1861, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, और दिल्ली पुलिस का जो वाक्य होता है, जैसे एलआईसी का भी अपना वाक्य होता है, जैसे अलग अलग विभागों के अपने आदर्श वाक्य होते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, जैसे पुलिस का होता है कि आपकी साथ सदैव तत्पर, कि विश्वास आपका और भरोसा आपका और विश्वास हमारा, यानी कि भरोसा हमारा और विश्वास आपका, कुछ भी कह लीजिए। तो इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का भी एक आदर्श वाक्य है, शांति, सेवा और निष्ठा। तो ये सारी चीजें सामान्य तौर पर हमको पता होनी चाहिए। जब ऑप्शन में ऐसा प्रश्न बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य कौन सा है, तो हम वहां पर क्या होते हैं? बौरा जाते हैं। समझ गए? तो इसीलिए हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, और हम छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। और हम अब बात करेंगे, हम लास्ट में बस यही बात करेंगे कि अब दिल्ली पुलिस में हमको पढ़ना क्या है। ये तो हमने दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो हम सबसे पहले करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान देंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स एक अलग से मुद्दा दिया हुआ है, एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है। और करंट इशू आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 5 या 6 मंथ से यहां पर एक महामारी है, ये यहां पर नहीं है, वैश्विक है, सभी जगह है, पूरे वर्ल्ड में है, और पूरा जो कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड ही इससे प्रभावित है, खासकर अलग अलग कंट्री, और भारत में भी आप इसका प्रकोप देख रहे हैं अलग अलग तरह से। और अभी हाल ही में पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि भारत का उसके नजदीकी देशों के साथ में कैसा संबंध है, किस प्रकार की झड़प हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, चाहे वो सीमा को लेकर हो, या नदियों को, या तालाब को, या फिर झीलों को लेकर हो। ठीक है, तो उन सभी के बारे में मुख्य मुख्य बिंदु कौन से हैं करंट अफेयर्स में, जिनको हम ध्यान देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसको भारतीय संविधान भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री।
ठीक है, यही हमारे मुख्य मुख्य टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी जो बात की वो दिल्ली पुलिस के बारे में बात की, दिल्ली के बारे में बात की कि दिल्ली मुख्य हमारे देश की राजधानी है और मुख्य केंद्र है, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियों का हो या आर्थिक कह लीजिए, किसी भी तरह से दिल्ली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिल्ली से ही सारी शासन सत्ता पूरे देश की बागडोर चलाई जाती है। सारे हेड ऑफिस, सारे मुख्य व्यक्ति, संसद, हमारा सुप्रीम कोर्ट सब कहां पर है? दिल्ली में। दिल्ली में है। न्यायिक समीक्षा कहां होगी? जब सभी राज्यों से फेल हो जाएगी तो कहां पर आता है? दिल्ली। अगर मान लीजिए 226 आर्टिकल में जो कहता है कि अगर आपके किसी भी पर्सनल अधिकारों का हनन होता है, वायलेंस होता है आपके अधिकारों का, तो आप कहां जा सकते हैं? आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सभी राज्यों में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में 25 सुप्रीम कोर्ट कार्य कर रहे हैं सभी पूरे भारत में, और एक क्षमा चाहूंगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? 25। और सुप्रीम कोर्ट केवल क्या है? एक है, और वो कहां है? दिल्ली में। और भारतीय संविधान कहता है कि जब 226 फेल हो जाता है तो तुम आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और वो कहां है? दिल्ली में। इसीलिए दिल्ली विशेष बन जाती है। समझ गए? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि ये मुख्य मुख्य टॉपिक है। एक दो टॉपिक और हैं जिनके बारे में हम आपको करा देंगे, कुछ भी चीजें नहीं छोड़ेंगे। जब तक पेपर होगा सारी चीजों को क्लियर करा देंगे, डिटेल में करा देंगे, कोई भी चीज नहीं बचेगी। बस केवल करना क्या है कि आप लोगों का साथ चाहिए, हम भी अपना पूरा योगदान देंगे और आपको भी बने रहना है। जैसा मैंने बताया, करंट अफेयर्स, और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल, और उसमें विदेश का भूगोल यानी कि वर्ल्ड का भूगोल भी देख लेंगे हम, और इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सभी जानते हैं। तो आज की हमारी क्लास इसी बारे में थी, एक सामान्य परिचय जो दिल्ली और दिल्ली पुलिस का है। हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।